देखो, what is the thermodynamics? Thermodynamics is the branch of the physics that deals with the concept of heat, work, and intercurvature of the heat and other form of energy. Thermodynamics branch है physics की, ठीक है, which is deals with the heat, work, and interconversion of the heat and the other form of energy. इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखेंगे, उसके बाद बेसिक थ्योरी देखेंगे हीट इंजन की। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन जो है वो, दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड हियर। सिलेबस में तो नहीं है रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन, ठीक है, पर स्टिल अगर अगले सर्कुलर में तुम्हें जेई में आया या फिर नीट में आया तो ठीक है, पर अभी तो फिलहाल डिलीट है सिलेबस से। So we will focus on the laws of thermodynamics and various thermodynamic processes, basic thing about the heat and all things. कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे लिए इजी रहेगी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या है थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या? It's a consists the its assembly of the extremely large number of particles, atoms and molecules, which are capable of exchange of the energy with the surrounding. What is meant by surrounding? सिस्टम को छोड़ के आजू बाजू में जो कुछ भी है, that is the surrounding. That is the surrounding. जैसे मान लो इस तरीके से कोई एक पिस्टन है, इस तरीके से कोई पिस्टन है, पिस्टन समझ में आ रहा होगा नहीं तो, या फिर इस तरीके से कुछ जार है, यहाँ पे ये इस तरीके से हैंडल है, ये इसको हम प्रेस कर सकते हैं तो ये नीचे जाएगा, इसके अंदर कुछ गैस भरा हुआ है, पिस्टन। ये पिस्टन हमारे लिए क्या है? सिस्टम। और उसके आजू बाजू जो कुछ भी है दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे? सराउंडिंग। दिस इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको डिनोट किया हमने यहाँ पे सिस्टम से। दिस इज सराउंडिंग और ये है यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री। ये क्या है यहाँ पे? सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री मतलब क्या कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है? यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। द एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम व्हिच हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग एंड द सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द बाउंड्री। इट विल बी रियल और इमेजिनरी। ओके, इसमें क्या है? रियल दिख रही है ना हमें बाउंड्री की, बस इतना ही स्ट्रक्चर है, इसमें नहीं है। मान लो रैंडम सा पूरा सा एयर है, एयर की बात करें, उसमें से मैंने थोड़ा सा एयर वाला पार्ट कंसिडर कर लिया, दैट इज द सिस्टम फॉर्मूला। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, हम इन सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। उसके पहले अभी देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। पहले टाइप ऑफ सिस्टम है यहाँ पे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब क्या? ओपन सिस्टम मीन्स इट इज द एक्सचेंज ऑफ द हीट एंड द मैटर विद द सराउंडिंग। ओपन सिस्टम मतलब यहाँ पे पता ही होगा आप लोगों को, एक्सचेंज बोथ हीट एंड मैटर। एक्सचेंज बोथ हीट एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैटर हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ बॉइलिंग वाटर मैंने रख दिया, तो बॉइलिंग वाटर जो है कूल डाउन भी होता है और साथ ही साथ देखो, अगर तुम देखोगे तो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट भी होता है सराउंडिंग के अंदर, तो मैटर भी कम हो जाता है जो लिक्विड का मैटर है। इस तरीके से सराउंडिंग के साथ हीट भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। दूसरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब क्या कि देयर इज ओनली exchange of heat. There is only the exchange of heat. There is no exchange of matter with the surrounding. Example, अगर मान लो बॉइलिंग वाटर है, उसके ऊपर हमने लीड रख दी, तो बस हीट जो है वो बाहर निकलेगी और लिक्विड जो है वो कंडेंस होके
वो लीड के इनर सरफेस पे कंडेंस होगा और फिर से वो लिक्विड अंदर गिरेगा। मतलब यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अगर बॉइलिंग वाटर मैंने रख दिया यहाँ पे टेबल के ऊपर, उसके ऊपर लीड रख दी, तो धीरे धीरे कूल डाउन होगा, और कूल डाउन होते समय लीड के अंदर जो है वाटर जो है वो कंडेंस भी होगा। तो यहाँ पे मैटर तो वैसे का वैसा ही है, बस हीट जो है वो सराउंडिंग के साथ जो हुई है, क्या हुई है, एक्सचेंज हुई है। तीसरा, आवाज आ रही ना आप लोगों को मेरी? एवरीवन, कोई भी बता सकता है? अभी आगे देखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? In this system there is no exchange of no exchange no exchange of heat and matter. No exchange of the heat and any matter with the surrounding and any matter with the surrounding. There is no exchange of heat and any matter with the surrounding. Okay, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अगला क्या है? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। ये नाम पता होने चाहिए, फिर चैप्टर में सीधा 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 नाम आएगा तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। पहला, थर्मोडायनेमिक, और उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स या फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स द क्वांटिटीज लाइक द प्रेशर, वॉल्यूम and temperature, pressure, volume and temperature, which help us completely to specify the state of the thermodynamics. Okay, state of the thermodynamic, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसकी स्टेट क्या है? पर्टिकुलर सिस्टम है, उसकी स्टेट क्या है? एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर गैस है, वो स्टेट 1 पे है। कैसे है? कुछ नाम दे दिया उसको स्टेट 1। उस गैस को हमने हीट किया या फिर कूल डाउन किया तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा ना। मान लो हीट कर दिया तो टेम्परेचर बदल जाएगा, गैस है, टेम्परेचर बदल गया। मान लो पहला टेम्परेचर T1 है, दूसरा टेम्परेचर T2 है, तो उसकी स्टेट बदली। कैसे पता चला? हमें टेम्परेचर से पता चला। पहले स्टेट पे इतना टेम्परेचर, दूसरे स्टेट पे इतना टेम्परेचर है, तो क्या पता चला? अरे टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ। मान लो प्रेशर P1 है तो इस स्टेट पे प्रेशर क्या है? P2 है। वॉल्यूम V1 है तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? V2 है। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उसकी स्टेट डिफाइन करता है। हमें बताता है डिटेल में कि हाँ उस पर्टिकुलर कंडीशन पे उस गैस की स्टेट क्या है। ओके, तो ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को लर्न करने बढ़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे अभी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, व्हाट इज meant by thermodynamic processes? When the state of the system changes, the thermodynamics variable associated with the cell system, like the pressure, volume, temperature of the system, also change. This process is called a thermodynamic process. यहाँ पे बोल रहे स्टेट 1 से स्टेट 2 आए, डायरेक्टली नहीं आए, कुछ प्रोसेस थ्रू आए होंगे। तो जिस प्रोसेस स्टेट उनकी चेंज हो रही, मतलब कुछ प्रोसेस हुई, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ओके, अगला हम क्या देखा अभी हमने? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ ही जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगला क्या है यहाँ पे? थर्मल इक्विलिब्रियम। अगला क्या है यहाँ पे? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? दो सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हम कब बोल सकते हैं? व्हेन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम, दे आर ब्रॉट इनटू द थर्मल कांटेक्ट। दो सिस्टम अगर थर्मल कांटेक्ट में है, ओके, एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन देम, then these two systems are in the thermal equilibrium. आगे देखेंगे adiabatic and diathermic wall. Adiabatic and diathermic wall. Okay, what is adiabatic wall? Adiabatic wall is an insulating wall between the two thermodynamic systems, which does not allow the flow of the heat or energy from heat. Energy मतलब, to be specific, यहाँ पे हम energy मतलब किसकी बात चल रही है? यहाँ पे heat.
जी, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. ओके, एडियाबैटिक वॉल क्या है? एडियाबैटिक वॉल इज एन इंसुलेटिंग वॉल between the two thermodynamic system which does not allow flow of energy or heat from one system to another system. Like दो सिस्टम में मान लो they are separated by some wall. two सिस्टम में they are separated by the some wall. Okay, so there is a no exchange of heat between this system and this system if there is a adiabatic wall here. दूसरा डाइथर्मिक वॉल क्या है? two system are separated by the dithermic wall. So it's allow the exchange of the energy flow between one system to another system. This wall does not allow. कौन सी wall? Adiabatic. Heat exchange. This wall allow. This wall allow heat exchange. ओके, ऑल क्लियर अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे आज हम. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, उसके बाद तो फर्स्ट लॉ देखेंगे. ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर डायग्राम. जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. Okay, zeroth law of thermodynamics states that when the two system A and B are separated by the thermal equilibrium with the third system C, then A and B are in the thermal equilibrium with each other. इसका मतलब क्या? देखो इस तरीके से मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूं. ये देखो, ये वाली जो वॉल है ये कौन सी वॉल है? यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल. ये एडियाबैटिक है. और ये कौन सी वॉल है? यहाँ पे डाइथर्मिक. तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे है. कुछ वक्त के बाद क्या होगा? ये डाइथर्मिक वॉल है ना, ये कौन सी वॉल है? यहाँ पे ये डाइथर्मिक वॉल है और ये एडियाबैटिक वॉल है. डाइथर्मिक वॉल है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ए और सी के बीच में हीट एक्सचेंज होगा. डाइथर्मिक वॉल है तो कब तक होगा? जब तक दोनों सेम इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते. मतलब इक्विलिब्रियम मतलब टी ए का टेम्परेचर किसके बराबर? सी के बराबर. सिमिलरली बी और सी के बीच में भी क्या होगा? हीट एक्सचेंज होगा. बी और सी के बीच में भी क्या होगा? हीट एक्सचेंज होगा. कब तक? जब तक उनका टेम्परेचर सेम नहीं होता. तो टीबी इक्वल टू किसके बराबर हो गया? टीसी. पर ए और बी के बीच में नहीं होगा क्योंकि उनके बीच में क्या है? एडियाबैटिक वॉल, देयर इज नो हीट एक्सचेंज. तो टी ए किसके बराबर है? टीसी के बराबर. बी किसके बराबर? सी के बराबर. सॉरी, सी के बराबर. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टी ए इक्वल टू क्या हो गया? टीबी के बराबर. दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताता है. टेम्परेचर मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, ये उसका यूज है. अगला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? देखो इस तरीके से हमारे पास क्या है? सिस्टम. ये है हमारे पास सिस्टम. मैंने सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या करी? सप्लाई करी. हमारे पास है सिस्टम और मैंने उसको क्या किया? dq अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या करी? सप्लाई करी. उसमें से कुछ हीट से
सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हुई, चेंज हुई, इंक्रीज हुई। इंटरनल एनर्जी दैट इज डी यू, उसको डिनोट किया जाता है किससे, यू से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और कुछ बची हुई एनर्जी से सिस्टम से क्या हुआ, वर्क डन, क्या हुआ, वर्क डन। तो व्हाट इज क्यू, हीट सप्लाई, इट्स बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। देखो हम डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट्स यूज्ड इन चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड फॉर डूइंग वर्क। इतनी देर ही दोनों हिस्सों में बढ़ जाती है। तो हीट supplied to the system by the surrounding. It is path. It is a path dependent. It is the path dependent function. What is meant by path dependent function? पाथ डिपेंडेंट फंक्शन मतलब क्या? पाथ डिपेंडेंट फंक्शन मतलब तुम किस तरीके से उसको हीट सप्लाई कर रहे हो, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। और डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दे आर नॉट पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे तुम खड़े हो ए पे, तुम्हें कहा जाना है बी को। कोई एक पर्सन है, वो ए से बी गया, ए से बी गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा किस रास्ते से गया, उसे सिर्फ लेना देना है कि मैं घर पहुंच गया। ओके, या फिर घर जाने के दो तीन रास्ते, ये एक है, ये दो है और ये तीन है। जितना बड़ा लंबा रास्ता लोगे उतना ज्यादा थकोगे। ओके, सो एनर्जी कितनी कम होगी तुम लोगों की, थकने कैपेसिटी, थकोगे कितना, वो पाथ के ऊपर डिपेंड, जितना लंबा लोगे उतना ज्यादा थकोगे। तो दैट इज कॉल्ड एज पाथ डिपेंडेंट। उस हिसाब से हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, इट इज द पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। किस तरीके से हीट सप्लाई करे उसके ऊपर डिपेंड है। देखेंगे हम लोग आगे किस तरीके से हम हीट सप्लाई करें, मतलब कंडीशन होती है हीट सप्लाई करने की, प्रेशर कांस्टेंट रखा है क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है क्या, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम। ओके, इस तरीके की कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम हीट क्या करें, सप्लाई कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज पाथ डिपेंडेंट। डीडब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वर्क डन by the system on the surrounding. Okay, it is a path dependent function. It is the path dependent function. ये किसके ऊपर डिपेंड है, path dependent function. du change in internal energy of the system. Change in internal energy of the system. It depends only on the initial and final states. मतलब इट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखेंगे हम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कैसे निकालते हैं। ओके, आगे अभी हमें साइन कन्वेंशन देखना है। अगर हम हीट ऐड कर रहे हैं, ओके, क्यू एडेड टू सिस्टम, तो क्या लेंगे हम, हीट को पॉजिटिव लेंगे। हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो क्या लेंगे उसको, नेगेटिव लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहे तो उसे क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। सिस्टम वर्क कर रही है, ओके, सिस्टम वर्क कर रही है सराउंडिंग के ऊपर, और वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम,
तो उसे क्या लोगे, नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर एग्जांपल समझो तो इस तरीके से, गैस का प्रेशर अगर रिलीज होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना, पिस्टन कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, सिस्टम एक्सपांड होगी, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर मैं यहाँ से इसको कंप्रेस करूं, ऐसे दबाऊं, तो सिस्टम छोटी होगी, दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो वो क्या लोगे यहाँ पे, नेगेटिव। सिस्टम काम करती है, काम करती है तो पॉजिटिव ले लो, उसके ऊपर काम होता है तो क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद when temperature of the system when the temperature of the system rises, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइज, अगर सिस्टम का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो डेल्टा यू को क्या लोगे यहाँ पे, पॉजिटिव। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम when the temperature of the system drops, मतलब फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर है, तो उसमें डेल्टा यू को क्या लोगे आप लोग, नेगेटिव। ओके, ये तो पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो वन बाय वन फॉर्मूले की तरफ जाएंगे अभी हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क डन। ये तो बोल रहे हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, उनके फॉर्मूले क्या है वो देखने हैं अभी हमें। वर्क वर्क डन बाय अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, चलो वो देखते हैं अभी। Work done by the thermodynamic process system is given by W equal to P dV, V1 से लेके V2 तक। डिराइव नहीं करेंगे फॉर्मूले को, सीधा याद रखो, ठीक है। तुमने एनसीईआरटी डिराइव किया होगा, एनसीईआरटी में। वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डीवी बाई डी टी। डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। पी क्या है, प्रेशर। V1 से लेके V2 तक प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे V2 बड़ा आया, बड़ा है V1 से, तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना, तो वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव। V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब सिस्टम एक्सपांड हुई, वर्क पॉजिटिव आएगा। वर्क अगर पॉजिटिव आया तो मतलब किसने वर्क किया, किसके ऊपर, पॉजिटिव वर्क, मतलब सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग के ऊपर। अगर V2 छोटा आएगा V1 से, या फिर वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसमें क्या होगा, किसने वर्क किया, सराउंडिंग ने वर्क किया, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। पीस में क्या है, कांस्टेंट। पीस में क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन हमें पता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। वर्क इक्वल टू क्या हो गया, पी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एनआरटी डेल्टा टी। या पे ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एनआर डेल्टा टी, T1 से लेके क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 तक, तो NR डेल्टा टी T2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे T1। ओके, ये वर्क का दूसरा फॉर्मूला हो गया। कौन कौन से फॉर्मूले देखे वर्क का, P इंटू डीवी, वॉल्यूम का इक्वेशन हो जो भी हो, V2। दूसरा NR T2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे T1। एन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फाइनल T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, और ये क्या, इनिशियल टेम्परेचर। ओके, अगर मुझे कुछ ग्राफ दिया है,
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया है कुछ। ओके, प्रेशर वर्सेस क्या दिया है, वॉल्यूम का ग्राफ दिया है। मान लो इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर है और ये क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है। तो उसके नीचे का जो एरिया मिलेगा ना, तो इसके नीचे का जो एरिया है, उसके नीचे का जो एरिया है, ये हमारा ग्राफ है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। तो उसके नीचे का एरिया, द अंडर एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन। क्या देता है हमें, वर्क देता है। एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क। ओके, वर्क इज अ पार्ट डिपेंडेंट क्वांटिटी ना, इट्स नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड है। किस रास्ते से जा रहे, क्या पाथ फॉलो किया, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो एक और चीज वही, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, डीवी अगर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। ओके, अगर प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक है। साइक्लिक है मतलब कुछ इस तरीके से, स्टेट क्या हो रहा है, पहला इनिशियल स्टेज वही था, उसके बाद भी फाइनल स्टेज घूम के कुछ प्रोसेस हो रही, फाइनल स्टेज भी वही है। स्टेज मतलब स्टेट, इनिशियल स्टेट भी वही और फाइनल स्टेट भी वही है। साइक्लिक प्रोसेस हो गई, जिस स्टेट से स्टार्ट किया था उसी स्टेट पे वापस आ गया। स्टेट मतलब वही प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हुआ, दोबारा अचीव हुआ है। साइक्लिक प्रोसेस, ग्राफ प्लॉट के इस तरीके साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्या है यहाँ पे, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे वर्क क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर साइकिल कैसी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को। आगे हमें बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को डिनोट करेंगे किससे, डेल्टा यू से। इंटरनल एनर्जी को डिनोट करेंगे किससे, डेल्टा यू से। डेल्टा यू इज गिवन बाय 3/2 एन आर डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि इंटरनल एनर्जी मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे देखो 3/2 कांस्टेंट है, उस पर्टिकुलर गिवन गैस के लिए एन की वैल्यू जो है वो भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, आर भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो डेल्टा टी जो है वही चेंज है, मतलब टेम्परेचर बदला तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, चेंज हो जाएगी। बाकी किसी चीज से हम बता नहीं सकते। अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर वही रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ओके एवरीवन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ यहाँ तक सब लोग बताएंगे अभी। क्लियर हुआ, ओके गुरुदासपुर स्कूल, वेरी गुड। चलो आगे हम देखते हैं हीट के बारे में, हीट कैपेसिटी। सबसे पहले देखेंगे हीट कैपेसिटी। इसके पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो
व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? मान लो मेरे पास एक 1 ग्राम क्या है सब्सटेंस है, या फिर 1 यूनिट सब्सटेंस है, 1 ग्राम सिस्टम सब्सटेंस है। उसका टेम्परेचर मुझे राइज करना है कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से। कितने से राइज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस के। तो टेम्परेचर राइज करना है तो मुझे हीट तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना। टेम्परेचर राइज करना है तो हीट क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई to raise the temperature of the 1 unit mass by 1 degree Celsius is called as specific capacity. And that is specific, okay, delta Q. तो डेल्टा Q, पहले तो डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक और चीज समझो पहले, अगर मैं स्पेसिफिक हीट को थोड़ा साइड में रखोगे, उसके पहले अगर मान लो एक सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर मुझे राइज करना है, तो मुझे हीट तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो मैं कितनी हीट सप्लाई करूंगी? डेल्टा Q दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मैं क्या बोल रही हूँ, उस पर ध्यान दो। मैंने बोला कि अगर मुझे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है, हम स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मुझे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है डेल्टा टी से, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है डेल्टा टी से, तो मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितनी हीट सप्लाई करूंगी मैं? दैट डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, जितने से टेम्परेचर बढ़ाना है। उसके बाद इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ना, हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो डेल्टा क्यू पता है तुम लोग को, 10 लीटर पानी के लिए ज्यादा हीट लगेगा कि 1 लीटर के लिए लगेगा? 10 लीटर के लिए ना। अगर दोनों का ही 10-10 डिग्री से बढ़ाना है तो सीधी सी बात है, जिसका मास ज्यादा हीट ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है यहाँ पे एम एस डेल्टा टी। व्हाट इज एस? एच इज ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी जस्ट बोला मैंने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 unit mass by 1 degree Celsius is called as specific capacity of that substance. उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू है। क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, और हम स्पेसिफिक हीट टू बी प्रिसाइजली किसके लिए निकाल रहे हैं? 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ही यूज निकाल रहे हैं। तो उसके लिए, उस सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री से बढ़ाना है 1 यूनिट मास को, तो वो वैल्यू फिक्स रहेगी ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी उसके लिए क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है अभी। कब कांस्टेंट है? जब उसको 1 डिग्री से बढ़ाना है 1 यूनिट मास को, मास को 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो सब्सटेंस के लिए फिक्स वैल्यू है। और व्हाट इज दिस एम इंटू एस? दिस इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब 1 यूनिट मास से तो हीट मिल गया। अगर मुझे 10 किलो का चाहिए, कितना? तो स्पेसिफिक हीट इंटू मास, मुझे क्या मिल जाएगी? उस सब्सटेंस को हीट करने के लिए, उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए इतनी जरूरत है मुझे, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं होगी उस सब्सटेंस की, डिपेंड कितना मास है उसके ऊपर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर, व्हाट इज हीट कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of given mass. Amount of heat required to raise temperature of 1 unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी।
C इक्वल टू M इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे S से हमने क्या किया, उसको डिनोट किया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई एवरीवन? चलो बताओ, रिएक्ट करना है आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? ओके, गुड। बाकी स्कूल, ओके अमृतसर स्कूल, बाकी रिवाइज करके आओ। तो आप लोगों का हो गया होगा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, कल आते समय रिवाइज करके आना एवरीवन, ठीक है? मिलते हैं कल।